हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म। और एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पर मैं कामेश श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें जो इनसाइड स्टोरी मिलने वाली है टॉपर्स की वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेसन लिखना ना भूलें और इतने हर्ट्स बना दें, इतने दिल बना दें कि जिससे जब आपकी भी रैंक आए तो वही हर्ट्स आपको वापस रिटर्न में मिलें, क्योंकि इन्होंने जो काम करके दिखाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। प्राउड फीलिंग वाला मूवमेंट है, क्योंकि इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल की है गेट ईसी 2024 में। मेरे साथ हैं गोकुलेश। आई वेलकम गोकुलेश ऑन दिस एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म। गोकुलेश, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोकुलेश, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर एग्जाम दोस्त के। तो यहाँ पर हमारा जो मोटिव रहने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं, सो दैट वो स्टोरी उनके लिए हेल्पफुल हो सकें और वो आने वाले अपने गेट 2025 और 2026 में उसको यूटिलाइज करके एक अच्छी रैंक हासिल कर सकें। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा गोकुलेश आपकी प्राइमरी स्टडी से, कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ, आपने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से की। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सर मैं जैसलमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वही मेरा होम टाउन है। जी तो प्राइमरी एजुकेशन टेंथ तक तो सर यहीं पे कंप्लीट की है। जी। फिर 11 12th के लिए सर जेई एडवांस और उसकी प्रिपरेशन के लिए जोधपुर चला गया था। ओके पर वो सक्सेसफुल हुआ नहीं था, तो उधर ही स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में, वहीं से फिर बीटेक कंप्लीट की है। ओके। तो बीटेक आपने जोधपुर से किया है। यस सर। तो बीटेक का आपका कॉलेज कौन सा था? सर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है उधर। नहीं, तो एमबीएम तो बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ के पढ़ाए हुए हैं एमबीएम कॉलेज के, जोधपुर के। तो दैट इज़ अ ग्रेट कॉलेज और वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हर बार जनरली रैंक जरूर आती है। तो मैंने जब भी देखा है तो एमबीएम कॉलेज का स्टूडेंट जरूर आता है। तो दिस इज़ योर स्कूलिंग एंड कॉलेज। तो आपने जब कॉलेज में थे, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो कॉलेज में कई प्लेसमेंट्स भी आए होंगे, कंपनियां भी आती होंगी क्योंकि अच्छा कॉलेज है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे गेट की तैयारी करनी चाहिए, और कंपनी वगैरह का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा कॉर्पोरेट या प्राइवेट साइड थोड़ा कम ही था सर इंटरेस्ट। ओके और मेरे बड़े भैया भी हैं, वो भी गेट क्वालिफाइड है, तो वो पीएसयूज में अभी हैं। ओके। तो उसकी वजह से भी सर वहाँ पे मोटिवेशन ज़्यादा थी कि गेट ही करना है सर, गेट और की कुछ नहीं तैयारी था। करनी। तो आप पास आउट किस ईयर में हुए थे? सर 2023। अच्छा, 23 में आप जब पास आउट हुए थे तो तब भी आपने थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में गेट दिया होगा, तो उस गेट की जर्नी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर हाँ, फाइनल ईयर के साथ अपियर किया था हम्म। 2023 में। ठीक है। लेकिन उसमें सर बस क्वालिफाई किया था, जस्ट कट ऑफ को पार किया था। उसमें ओके। सर सीरियसनेस वगैरह नहीं थी, पढ़े नहीं थे, तो और इसीलिए। फिर उसके बाद ड्रॉप लिया और 2024 में फोड़ दिया सीधा? ओके। तो देखो, सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि फाइनल ईयर के साथ गोकुलेश की बात करें तो इनका जो रैंक था वो कोई अच्छा नहीं था, जस्ट क्वालिफाई किए थे। और जस्ट क्वालिफाई से ऑल इंडिया रैंक 23 तक की जर्नी इन्होंने एक साल में तय की, और एक साल इन्होंने पूरा डेडिकेट होकर प्रिपरेशन किया और इतनी अच्छी रैंक लेकर आए। तो कई बार स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के साथ अच्छा नहीं कर पाते, कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा तो जस्ट क्वालिफाई हुआ, हम कैसे अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं। तो उनके लिए आप एक इंस्पायरिंग मतलब कैंडिडेट हैं, जो ये बताते हैं कि आप अगर एक साल अच्छे तैयारी करें तो आप गेट जैसे एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी लेकर आ सकते हैं, राइट? तो गोकुलेश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप प्रिपरेशन करते थे, जब थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में आए आप, ठीक है, तो फाइनल ईयर के बाद ड्रॉप लिया जब आपने, तो फिर ड्रॉप के टाइम पर आपने ऐसी क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की जिसकी वजह से आपकी रैंक में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ? सर फिर प्रॉपरली पढ़ाई करनी चालू की, हम्म। कंसिस्टेंटली पढ़ते रहे सर। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस और एक प्रॉपरली स्टडी प्लान के थ्रू सर स्टडी किया था। पहले उतना फोकस नहीं था, तो पूरा फोकस करके और सारे सब्जेक्ट्स कवर किए, कुछ भी छोड़ा नहीं। ओके। वही सर कंसिस्टेंटली, और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहा, तो कॉन्फिडेंस भी आता रहा। अच्छा, धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते गए तो कॉन्फिडेंस आता गया, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई किया आपने, ठीक है।
तो प्रैक्टिस भी किया आपने काफ़ी क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चन ये बनता है कि आप लगभग कितने आवर्स ऑन एन एवरेज पढ़ते थे सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ प्रिपरेशन अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस? सर क्लासेस से आने के बाद में तो पूरा दिन निकल ही जाता था, पहले जो पढ़ा रहे हैं उनको एक बार वापस खुद से रिवाइज करने में, फिर उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। हम्म। तो कुछ सर ऐसा ड्यूरेशन तो नहीं था, हम्म। पर हाँ जब मन कर रहा था तो पढ़ते ही रहते थे। पढ़ते ही रहते और थे। कभी मन नहीं कर रहा तब भले ही कुछ रिक्रिएशन के लिए कर लें, हम्म। बाकी तो सर पढ़ता हूँ। तो जब ऐसे बोर होते थे तो क्या मूवी देखते थे, घूमने जाते थे, या मतलब क्या ऐसा इवेंट था जो आप करते थे? बात कर लेता था सर, फ्रेंड से बात कर लेता था, अच्छा। बाहर वॉक पे चले जाते थे। ओके, तो आपको अच्छे दोस्त मिले हैं लाइफ में? हाँ सर, वो बहुत अच्छे मिले सर। अच्छा, तो उनसे बात करके अच्छा सच लगता में था? बहुत अच्छा है सर, फ्रेंड्स। ओके, तो आपकी जब इतनी अच्छी रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक 23 आया आपका रैंक, तो आपने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया और आपका कैसा मतलब एक्सप्रेशन था? आपने खुद रिजल्ट देखा, किसी और ने देखा? क्या मूवमेंट था उस दिन का आपका? सर वो पेज तो लोड कर दिया था, रिजल्ट शो हो रहे थे, हम्म। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सर देखने की, तो भैया को ही कहा कि आप ही देख लीजिए। तो अच्छा। उन्होंने पहले देखा, फिर मेरे को पता, फिर मैंने देखा सर। अच्छा, तो पहले भैया ने देखा तो फिर डेफिनेटली उन्होंने रिजल्ट देखा होगा तो वो भी बहुत खुश हुए होंगे। तो बाकी घर वालों का कैसा आपका एक्सप्रेशन था, कैसा मतलब एक्साइटमेंट, या उस टाइम पर रिजल्ट के टाइम पर माहौल कैसा था घर का? थोड़ा मोबाइल को आप रोटेट कर लीजिए, थोड़ा वैसा हो गया आपका यस सर। वापस से। हाँ, अब ठीक है। तो घर वालों का कैसा मतलब था रिस्पांस एकदम से, जैसे भाई ने तो आपको बताया, मतलब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर वो भी बहुत खुश हुए, उनको भी सर बहुत खुशी हुई। वो इतने समय से पढ़ रहे थे तो उनको भी अच्छा लगा अच्छा। कि क्वालिफाई जिसके लिए तैयारी कर रहे थे वो हो गया उसमें सिलेक्शन। तो फाइनली हो गया, उसमें तो खुशी मिलती है। तो उसके बाद फिर आपने पार्टी वार्टी की होंगी फ्रेंड्स वगैरह के साथ काफ़ी अच्छे से? फ्रेंड्स तो अभी है नहीं मैं दूर हूँ, अभी कहीं दूसरे सिटी में हूँ, पर बिल्कुल करेंगे सर पार्टी मुझे। अच्छा अच्छा, ऐसा है, ठीक है। तो आपने ये प्रिपरेशन किया, तो प्रिपरेशन में मैं थोड़ा टेक्निकल जाना चाहूँगा सो दैट स्टूडेंट्स को और अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो जैसे कि आप प्रिपरेशन करते थे तो प्रिपरेशन में कुछ सब्जेक्ट्स में आपको डिफ़िकल्टीज भी आई होगी, तो आपने सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी कैसे रखी, कैसे आपने प्रिपेयर किया, क्या क्या कहाँ कहाँ से कंटेंट आपने पढ़ा, उसके बारे में आप बताइए। सर सब्जेक्ट्स धीरे धीरे, जैसे एक सब्जेक्ट होता था तो उसके क्वेश्चंस जहाँ से भी मिल सके वो उनको कवर करना, पीवाईक्यूज कवर करने। हम्म। फिर सर एक बार नोट्स बन गए, लेकिन उसके फिर शॉर्ट नोट्स बनाने। अगर सब्जेक्ट जैसे ईडीसी, एनालॉग, कम्युनिकेशन है, हम्म। काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, तो हम्म। उनके मल्टीपल शॉर्ट नोट्स बना के और साइक्लिक रिवीजन करना। ओके। उस समय ईडीसी को फिर एनालॉग को ऐसे साइक्लिक रिवीजन के साथ में सर वही अप्रोच रखी। और सर ईडीसी एनालॉग के लिए आपके लेक्चर्स देख लेते थे सर, तो फिर मेरे बहुत मेरे क्लियर लेक्चर्स हो जाते थे मेरे concepts। लेक्चर ईडीसी एनालॉग के आपने मतलब किस फॉर्म में देखे, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल गए थे आपको कि मतलब लाइव या किसी क्लासेस में? सर मैंने यूट्यूब के थ्रू सर देखे थे आपके लेक्चर्स। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, सर, यूट्यूब के थ्रू जो आपने मेरे डिफिकल्ट लेक्चर्स को टॉपिक्स एक्सेस थे किए? उनके लिए। ओके। इवन दो वो पुराने लेक्चर्स हैं लेकिन फिर भी मतलब यूज़फुल हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब एट प्रेजेंट तो मैं एग्ज़ाम दोस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ईडीसी एनालॉग खुद पढ़ाने वाला हूँ, लाइव लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन पढ़ाने वाला हूँ। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाऊंगा मैं सारे स्टूडेंट्स को, सो दैट अब सारे स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो मेरा कंटेंट एक्सेस कर सकें और वो पढ़ सकें। तो ये मैंने जो डिसीजन लिया इसी वजह से लिया कि बच्चे इतना पुराना रिकॉर्डेड देख रहे थे तो वो आउटडेटेड कंटेंट भी है, लेकिन फिर भी वो यूज़फुल हो जाता है उनके लिए, वो बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ मैं, तो उनको नया लेटेस्ट कंटेंट मिले। ओके, तो आपने इस टाइप से प्रिपरेशन की। तो मोस्टली बच्चों को कुछ सब्जेक्ट लाइक डिजिटल में बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि डिजिटल में मैंने देखा है कि इतना कॉन्सेप्ट लगता है। तो डिजिटल की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? सर पहले तो कॉन्सेप्ट्स एकदम स्ट्रॉन्ग किए कि उसमें कहीं से भी उसकी वजह से क्वेश्चंस ना रुके। ओके। और फिर सर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, वैरायटी जो भी क्वेश्चंस मिली, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ओके। और वही सर
क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस जैसे जैसे वैसे इम्प्रूव होता रहता है, कॉन्फिडेंस भी आता रहता है। ओके, मतलब यहाँ से तो एक कॉमन मतलब जनरल हम बात कर सकते हैं कि जिस जो सब्जेक्ट अलग अलग ब्रांच में कॉमन है तो उन सब के पीवाईक्यू लगाना चाहिए। जैसे नेटवर्क है तो ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों में कॉमन है, तो बेटर है कि उन पीवाईक्यूज को हम लगा लें। डिजिटल है, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इवन कंप्यूटर साइंस में कॉमन है, तो हम वहाँ से सारे क्वेश्चंस लगा लें। तो पीवाईक्यू जो हमें हैंडसम मतलब एक्सपीरियंस देता है एग्जामिनेशन के लिए, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस कुछ और क्वेश्चंस नहीं दे सकते कि इवन हम बुक से एकदम से लगा रहे हैं, क्योंकि इससे एक एग्जाम के पैटर्न वाइज हमको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जो कॉमन है वो हमें वहाँ से करना चाहिए। जैसे लाइक एनालॉग सर्किट तो ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कॉमन है, सिग्नल में भी कॉमन है, तो हम वहाँ से कर सकते हैं, राइट। यस सर। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताई है आपने कि इस तरीके से एक बच्चा अच्छे से मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो गोकुलेश जैसे आप प्रिपरेशन करते थे, प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आपको कई बार ऐसी भी आया होगा कि चलो आज 5-6 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई आपकी, कहीं ब्रेक हो जाता होगा या बीमार हो गए या घर में कोई फंक्शन आ गया, तो उस टाइम पर अपने आप को कैसे मतलब बैलेंस रखते थे? क्योंकि मोस्टली बच्चों का ऐसा होता है कि सर अगर ब्रेक लग जाता है पढ़ाई का, फिर उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट करने में बड़ा दिक्कत आता है। तो उसके लिए कुछ आइडिया है, टिप्स आपके पास हैं जिससे बच्चा उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके? हाँ सर, मेरे साथ भी हुआ ही था सर। बीच बीच में कभी एकदम बोर हो जाते थे, मोनोटोनस हो जाता था, तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी। ओके। लेकिन वही जल्दी से जल्दी वापस रिकवर करना, ज़्यादा गैप नहीं देना। हम्म। डे बाय डे, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो और एक्सटेंड होता ही जाएगा। ठीक। तो पहले से जितनी जल्दी आपको पता चल रहा है कि नहीं, अब पढ़ाई चालू करनी है, वापस काफ़ी गैप आ रहा है, हाँ। तो उसी दिन से भले ही स्टार्ट स्लो करें हम, जितना पहले पढ़ रहे थे, जितने पहले एफर्ट्स थे उतना नहीं, स्टार्टिंग डे में उतना नहीं दे पाए, लेकिन स्लोली स्लोली वापस कवर अप करने की कोशिश करें। ओके। मेंटर्स वगैरह उनसे बात करें, उनसे शेयर करें। ओके। तो जैसे मतलब मोस्ट कॉमनली बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि पूरे साल तैयारी करते जाते हैं, सब्जेक्ट एक्यूमुलेट होते जाते हैं, सब्जेक्ट की नॉलेज एक्यूमुलेट होती जाती है। जब नवंबर दिसंबर आता है या जनवरी का सीजन आता है, टाइम आता है, तो उस टाइम पर उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट का बर्डन हो जाता है। तो उस टाइम पर वो कैसे हैंडल करे, कैसे वो रिवाइज करे? क्योंकि आपने इतनी अच्छी रैंक लेकर आए हो, तो आपके पास इसका बहुत बढ़िया आइडिया होना चाहिए कि नवंबर दिसंबर जनवरी में कैसे अपने आप को हैंडल करें जब बहुत सारे सब्जेक्ट उसके माइंड में हैं। सर, दिसंबर एंड तक सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट कवर हो ही जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स कह लें या शॉर्ट नोट्स तो काफ़ी टाइम मल्टीपल रिवीजन हो जाता है। फिर सर क्वेश्चंस ही हैं, टेस्ट सीरीज जनवरी तो है ही सर, जनवरी से स्टार्ट करना हो तो एक डेडलाइन की तरह ही है। तो टेस्ट सीरीज फिर अटेम्प्ट करके उससे ऑल इंडिया बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उसमें जो गलतियाँ हो रही है उनको फिर सुधार कर सर, और उससे इम्प्रूव करके तो आपने कितने टेस्ट क्वेश्चंस सीरीज भी। दिए? आपने कितने टेस्ट दिए थे लगभग कंप्लीट मतलब? सर मैं तो अनफॉर्चुनेटली जितने होप किया था उतने दे नहीं पाया था। ऑल फुल सब्जेक्ट मैंने सर 2-3 ही दे पाया था सर। मैं सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज तो सारे अटेम्प्ट किए थे, काफ़ी सारे, हम्म। लेकिन जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो कम ही दे पाया था मैं सर। ओके, तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये निकल के आती है कि आपको टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके उतने दें, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे गोकुलेश बोल रहे हैं कि उन्होंने 3-4 ही मतलब फुल टेस्ट दे पाए थे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बहुत सारे दे दिए थे उन्होंने। सो मीन वाइल मतलब जितने मैंने इंटरव्यूज़ लिए, जितने स्टूडेंट से कनेक्ट हुआ, मुझे एक कॉमन चीज़ मिली, एक पैटर्न मिलने को मिला कि आपके ये मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करता है कि आप कितने में सेटिस्फाइड हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं भी दिए हैं लेकिन आप एग्जाम के दिन अपने आप को प्रॉपरली फोकस कर पाते हैं, तो आप अच्छी रैंक ऑल इंडिया 23 भी ला सकते हैं। क्योंकि गोकुलेश ने फुल लेंथ टेस्ट उतने ज़्यादा नहीं दिए, 2-3 ही दे पाया ये। कई बच्चे होते हैं जो बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट भी दे लेते हैं तब भी अच्छी रैंक नहीं ला पाते। तो ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि जिसने टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा दी हैं उसकी एक अच्छी रैंक आएगी, जिसने टेस्ट सीरीज कम दी हैं उसकी रैंक अच्छी नहीं आएगी। ओवरऑल इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द एग्जामिनेशन, और वहाँ पर आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गोकुलेश जैसे कि आपने टेस्ट सीरीज दिए, तो टेस्ट सीरीज में जैसे आपने कोई मिस्टेक किया तो आप क्या उन मिस्टेक्स के लिए कुछ अलग से कुछ प्रिपेयर करते थे कि उन क्वेश्चंस को लिख लें, इस टाइप का कुछ आपने किया था क्या? हाँ सर, जो अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे या जो रॉन्ग अटेम्प्ट होते थे, हम्म। उन क्वेश्चंस को सर अलग से नोटबुक में मेंटेन करके रखता था। हम्म। तो और जैसे जैसे डेट पास आने लगी तो उनके थ्रू ही सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाता था, क्योंकि वही वीक पॉइंट्स है, वही हैं जो प्रॉब्लम करेंगे अगर एग्जाम में आ गए तो।
ओके। तो उनके लिए अलग से मेंटेन करता था मैं सर, और जो भी टेस्ट सीरीज थी उसको पूरा कंप्लीटली एनालाइज करते थे, टेस्ट को पूरा एनालाइज करके जो भी मिस्टेक्स हो रही है कहाँ पे, अगर टाइम सही से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके ऊपर वर्क करना, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो ओके। सब का सर है ना। तो मुझे मुझे एक डाउट आता है, जैसे कि दिसंबर जनवरी में बच्चा अगर शॉर्ट नोट्स पढ़ रहा है या उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ रहा है जिसमें वो मिस्टेक कर रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट का और भी कंटेंट है तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि दिमाग से बाहर निकल रहा है, वो गायब हो रहा है, हम भूल रहे हैं? तो इस टाइप की फीलिंग भी आती होगी, तो उसके लिए फिर कैसे क्या एडजस्ट किया आपने? हाँ सर, जैसे जैसे अगर काफी समय तक एक सब्जेक्ट को हम टच नहीं करते हैं, ब्रशअप नहीं करते हैं, तो कॉन्फिडेंस कम होता ही जाता है। राइट। तो इसीलिए सर साइक्लिक रिवीजन करता था मैं, कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद में वापस उस सब्जेक्ट को छूना, अगर आपको लग रहा है तो कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो उसी समय वापस अटेम्प्ट कर लीजिए, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू, शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप उसको वापस कवर कीजिए, तो वापस कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो इतना पड़ा हुआ होता है तो बस वो टेम्परेरी होता है सर, कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, पर एक बार वापस पन्ने पलटते हैं तो वापस चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं। रिकॉल होने लगती हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, तो मैं भी बच्चों को क्लास में बताता हूँ, शायद आपने वहाँ से फॉलो की हो, कि साइकिलिक रिवीजन बहुत मस्ट है और एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए कि एक सब्जेक्ट जो पहले कंप्लीट हो चुका है, वो इन्वेस्टमेंट हो चुका है टाइम का आपका, तो आपको कैसे भी करके वो टाइम को किल नहीं करना है। जब नया सब्जेक्ट कर रहे हो तो उसको रिवीजन ज़्यादा मस्ट है आपका, क्योंकि नया सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पुराना इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं क्लास में इसी लैंग्वेज में बोलता हूँ। तो मे भी आपने शायद वहाँ से फॉलो किया हो, या जो भी आपका इसके लिए मोटिवेशन रहा हो इस साइकिलिक रिवीजन के लिए। ओके। मतलब ओवरऑल आपका एक बहुत अच्छा रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक 23 आया। तो आप अब जब इतनी अच्छी रैंक लेकर आए हैं, तो आप फाइनली स्टूडेंट्स को जो 2025 में अपियर होने वाले हैं गेट में, या 2026 में अपियर होने वाले हैं, उनको आप क्या फाइनल वर्ड्स देने वाले हैं, कि वो किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें? समराइज करके आप बता सकते हैं, सो दैट वो एक अच्छा रैंक हासिल कर सके जैसा आपने हासिल किया है। सर सबसे पहले तो बिलीव करना ज़रूरी है कि डुएबल है। हम्म। 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन सफिशिएंट है, अगर आप सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो। ओके। फिर वही सर, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। हम्म। ऐसा नहीं एक दिन काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिए फिर 3-4 दिन नहीं पढ़े। कंसिस्टेंटली आप जितना अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट कर सकते हैं उतना करें, हम्म। और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, साथ ही साथ में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस ही आना है, तो उन पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है, तो क्वेश्चंस मैक्सिमम आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उनको एनालाइज करें गलतियां जहाँ पे हो रही है। ओके। और वही सर, एक कंसिस्टेंटली पढ़ते जाएं। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जो क्लास में पढ़ाया गया है या टीचर ने जो नोट्स दिए हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, तो हम्म। उनको फिर अपनी लैंग्वेज में और कंसाइज करके जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बनाएं, ताकि उसको हम काफ़ी जल्दी रिवाइज कर सकें। ओके। और फिर टेस्ट सीरीज से अच्छा हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है एग्जाम का, क्योंकि वर्क बुक हो गई या पीवाईक्यू में हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक करते हैं क्वेश्चंस। हम्म। एक फुल लेंथ टेस्ट होता है तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो स्विच भी करना होता है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, तो उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरी होती है। देखो वही कंसिस्टेंटली करते हैं। गोकुलेस के इस इंटरव्यू से सबसे मेरे को इंपॉर्टेंट बात मिली कि जब फुल लेंथ टेस्ट दे रहे होते हैं तब असली टेस्ट हो रहा होता है। बिकॉज फुल लेंथ के टाइम पर आपको स्विच करना होता है कंट्रोल सिस्टम से सिग्नल में, सिग्नल से ईडीसी में, ईडीसी से कम्युनिकेशन में, फिर एनालॉग में। तो सारे क्वेश्चन जब मिक्स होते हैं तो आपको उस टाइम पर फियर फैक्टर भी बढ़ता है, आपका प्रेशर भी बढ़ता है उस टाइम पर, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज में आपको कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होता है, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, फिर क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो वो आपके लिए इजी टास्क हो गया। बट छोटे छोटे इजी टास्क से फाइनली हमें एक हार्ड टास्क पर जाना चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट पर, और पहले आपको सब्जेक्ट वाइज या स्मॉल स्मॉल पोर्शन में तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये गोकुलस के साथ हमने एक इतना रिच इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने इतनी इनसाइड अपनी इंफॉर्मेशन, इनसाइड एक्सपीरियंस को शेयर किया, तो इसके लिए गोकुलस को थैंक यू बनता है। और आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस कमेंट सेक्शन में गोकुलेस को थैंक यू जरूर लिखें, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेसन जरूर लिखें, हर्ट्स जरूर बनाएं। इससे आपको क्या होगा कि जब आपकी रैंक आएगी तो सेम चीज़ आपको रिपीट होकर मिलने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि मैं एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूं एनालॉग सर्किट।
एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म ईसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पर हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, एक बेहतरीन वाला कंटेंट आपको मिलने वाला है। ईडीसी एनालॉग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो पूरा कंटेंट आपको बेहतरीन मिल रहा है। नेटवर्क डिजिटल आपको भीमा शंकर सर, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ नेटवर्क एंड डिजिटल पढ़ाने वाले हैं। अंकित गोयल सर जो 2 टाइम्स AIR रैंक 1 है गेट में, वो आपको गाइडेंस देने वाले हैं, वो आपको कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। EFT कम्युनिकेशन के भी हमारे सीक्रेट सुपरस्टार हैं जो बेहतरीन तरीके से आपको EFT कम्युनिकेशन पढ़ाने वाले हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको ईसी और इलेक्ट्रिकल का बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। तो जो लोग गेट 2025 और 2026 में बहुत अच्छी रैंक लेकर आना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, वो अभी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि होली के धमाके पर या होली की खुशी में और हम लोगों की ज्वाइनिंग की खुशी में फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है, और आपको ये जो कोर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे हैं। तो आप इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गोकुलेश, हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं एग्जाम दोस्त की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। Thank you, sir. Thanks for having me. Okay, welcome. So we are ending this session.